नसीबों से मिले हुए समय को यूं ही नहीं गवा देना, नसीबों से मिले हुए समय को यूं ही नहीं गवा देना और अपने माँ बाप की आशाओं को मिट्टी में ना मिला देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीलेश जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बेरोज़गारी के बारे में, रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी मन की बात में। काफ़ी दिन पहले बात करी थी इन्होंने मन की बात में, जो कि एक बार बात करी थी इन्होंने रोज़गार के बारे में, तो वो क्या किया था, पकौड़े के बारे में। और अभी 2 दिन पहले बात की है इन्होंने रोज़गार के लिए, उसमें उसके लिए इन्होंने बात की है खिलौने के लिए। तो जो हमारे भाई हैं IIT, IIM से निकल कर आए हैं गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ से निकल के वो आते हैं तो उनके लिए रोज़गार के प्रमुख साधन हमारे सम्मानीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बनाया। वो क्या है, पकौड़े तलना और खिलौने बेचना, ये हमारे रोज़गार के प्रमुख स्रोत हैं। इस पे गौर फरमाया जाए, यही हम लोग को करना है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है ये है युवाओं का देश। युवा क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पकौड़े तलेंगे मस्त, और क्या करेंगे, खिलौने बेचेंगे, जिसमें क्या होगा, रोज़गार के साधन और बनेंगे। जिसमें क्या किया है, क्योंकि और तो कहीं कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले जो GST लगा था हमारा, GST लगा था, तो जिसमें गुजरात में जो सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरीके से चरमरा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लाखों लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट की थी, बहुत इस पे विरोध हुआ था। लेकिन फिर भी वहाँ के जो श्रमिक लोग थे और वो क्या है, BJP की पार्टी के साथ लगे रहे कि भैया ठीक है, कुछ आगे चल के क्या होगा, ठीक होगा, प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य से हैं तो कुछ ना कुछ इसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नहीं, GST की वजह से पूरा गुजरात का क्या है, जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग था, पूरी तरीके से क्या हो गया, हमारा नष्ट हो गया। अब इन्होंने बात कर दी कि रोज़गार के लिए पकौड़े तलने और क्या करने, खिलौने बेचने हैं। और अभी जो हमारी सबसे बड़ी मुहिम चली थी, हम लोगों ने चलाई थी ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे हो गया और इंस्टा पे सबसे ज़्यादा मुहिम चली थी बेरोज़गारी के खिलाफ एक आवाज़, जो कि क्या चला था, #SSC डिक्लेयर रिजल्ट और रेलवेज़। तो रेलवेज़ की बात करें तो रेलवे में क्या हुआ था कि 2019 में क्या हुआ था कि मतलब इलेक्शन थी, 2019 में इलेक्शन थे, ओबियसली सी बात है। तो इलेक्शन के लिए क्या किया था इन लोगों ने, इलेक्शन के लिए मसाला बनाने के लिए क्या किया था, भैया हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख क्या निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे और क्या करेंगे, इनकी भर्ती करेंगे, जिसमें हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 2 साल होने को हैं और ये इसमें कितने, कम से 2.5 करोड़ युवाओं ने क्या किया था, इसमें अप्लाई किया था कि हमारी भैया क्या होगी, नौकरी कुछ लग जाएगी, कुछ तो आशा उम्मीद इनके द्वारा दी गई थी। और पैसे कितने लिए गए थे, 500 रुपये, 500 रुपये लिए गए थे, जिसमें क्या बोला गया था, 400 रुपये आपके वापस कर देंगे, 100 रुपये हमारी फीस है। तो भैया जब ये बोलो आपको डोनेशन चाहिए था, आपके इलेक्शन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, सीधे बोल देते कि भैया 100 रुपये, 200, 400 ट्रांसफ़र कर दो, हमको पैसे कर दो, चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। भैया युवा ट्रांसफ़र कर देता, पैसे दे देता, लेकिन आपने इतने बड़े धोखे में रखा। और रेलवे का फिर क्या हो गया, हमारा रेलवे को क्या कर दिया, रेलवे की वैकेंसी निकालने के बाद क्या हो गई, हमारी प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ भैया कि यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन की बात थी, अच्छी बात है, लेकिन ये होना चाहिए था कि भाई प्राइवेटाइजेशन आप लोग कर रहे हैं तो इसमें कम से कम आपको इतने लोगों को क्या देनी पड़ेगी, नौकरी देनी पड़ेगी, तो हम आपको आपके हाथों में, निजी हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन ये होने के बाद हुआ क्या, 3 करोड़ जो लोग हैं हमारे, 3 करोड़ जो कर्मचारी, इनकी क्या होगी, नौकरी से इनको क्या हुआ, निकाल दिया गया। नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, वो इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं है, या ये कहकर निकाल दिया गया कि आप भ्रष्ट पाए गए हैं, इसलिए आपको नौकरी से हम लोग निकाल रहे हैं। एयरवेज का ठीक है, प्राइवेटाइजेशन या पूरी तरीके से बर्बाद ही समझो, सब कुछ बर्बाद समझ में आ रहा है। तो बात हो रही है JEE और नीट की। JEE नीट का एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इनको आपको क्या मिलेगा, JEE और नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो आपको इसमें कॉलेजेस भरे जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होंगे, उन्हीं लोगों को मिलना है, क्योंकि इन सब जो मेहनत करने वाले होते हैं वो उसमें तो क्या हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाती है ना।
तो वो करेंगे तो उससे क्या उनको मिलेगा, इलेक्शन के लिए मिलेगा हमको क्या, डोनेशन मिलेगा। क्योंकि अभी जो क्या हो रहे हैं, अभी जो क्या होने इलेक्शन होने, जो कि एमपी में बाई इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ पे भी, तो वहाँ पे तो इसमें बात हो रही है कि जेई और नीट की आप बच्चे बोल रहे हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं कि जे भैया जब जेई और नीट के जब आप लोग एग्ज़ाम करवा सकते हैं तो CHSL 20 मार्च से आपके कोई पेपर नहीं हुए हैं, जो कि आधे में छूटे हुए हैं, आप इनका भी तो साथ में करवा लो, आप इनके साथ में करवा लो, इनको करवा लो, सब एग्ज़ाम करवाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। और क्या समझ में आ रहा है, यूपीएससी का आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अच्छी बात है। रिजल्ट यूपीएससी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सलाह लेने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि आप इतने खुद तो समझदार है नहीं कि फैसले ले पाएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, आईएएस अधिकारी चाहिए। आईएएस अधिकारी चाहिए तो आपने यूपीएससी करवा लिया, उसके नीचे के जो अधिकारी हैं और जो इंस्पेक्टर वगैरह उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए एसएससी को क्या कर दिया आपने, साइड में रख दिया कि जब ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जो घर बैठे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि 2017 का है, इसमें क्या हुआ अभी तक क्या है, इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और 2018 का है 2018, इसका क्या हुआ है, अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एमटीएस का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ है भैया, कुछ तो कर लो। लेकिन अब जब इतना हमारा कैंपेन चला ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर पर, फेसबुक पे, सब जगह चला, तो इसमें क्या हुआ, एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद उसने क्या बोला कि भैया आपका एक काम करेंगे, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। भैया ठीक है, डिक्लेयर कर दो ना। एक तो आप ये भी बता दो कि जो CHSL का एग्ज़ाम है ये कब होगा, और 2019 का है वो कब होगा। 20 तो ठीक है, 21 हो गई, तो 20-21 सबके एग्ज़ाम भी करवाने आपको, क्लियर तो सब कुछ कर दो कि कब क्या करना है। रेलवेज़ की तो कोई बात ही नहीं हो रही, रेलवेज़ की तो कोई बात हो ही नहीं रही है कि रेलवे में क्या हुआ है, कितने करोड़ रुपए आप लोग खा के बैठ चुके हैं, जो कि आप कुछ, अब पीयूष गोयल जी हों, कोई भी हों, कोई इस पर वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। हम लोग को खुशी की बात ये है कि हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो राहुल गांधी, उन्होंने भी इस बात को संसद में उठाए, ट्विटर हैंडल पे भी उठाया, तो अच्छी बात है, शायद ये कारगर साबित हो, ये उठाएं तो अच्छी बात है युवाओं के लिए। और ऐसी सब जगह है। अब जो एमपी सरकार कर रही है, एमपी सरकार क्या कर रही है, एमपी में जो पुलिस की वैकेंसी थी, तो पुलिस की कोई वैकेंसी 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, एमपी पटवारी हो गया। एमपी पीएससी का जो क्या था, वादा हुआ था भाई साहब आपको सब कुछ ला के देंगे, एमपी पीएससी का है। एमपी पीएससी का क्या है, एमपी पीएससी का जो 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इसको अटका के रख दिया, बोले आपका कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, आंसर शीट बस दे दी, बबलो इसी में खुश रहो, यही ठीक है। एमपी का ये, अब एमपी में क्या कर दिया इन्होंने, सीईटी लाएंगे, सरकार द्वारा बोला गया भैया सीईटी लाएंगे पूरे देश में, सब जगह, मतलब जो भी होगा एक ही उस पर एग्ज़ाम होंगे, सीईटी लाएंगे। सीईटी भैया ठीक है, सीईटी ला दो, आप लागू करवा दो, जो भी करवाना है आप पहले रणनीति बना लो कि हमको ऐसे फॉलो करना है, ऐसे रिजल्ट देना है और ऐसे ज्वाइनिंग करवानी, सब कुछ करवा लो। लेकिन नहीं, सीईटी लाएंगे तो ला दो, तो सीईटी लाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन का कोई वो है नहीं कि कहाँ से कैसे करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इसी के आधार पर एमपी सरकार ने एक मसाला, एमपी सरकार को सबसे गर्म मसाला मिला। उनको क्या मिला, उन्होंने बोल दिया कि जो एनआरए है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने यहाँ पे एमपी में जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करेंगे, हम वैकेंसी नौकरी देंगे। इससे क्या हुआ कि जो बाई इलेक्शन होने हैं ना एमपी में, तो इससे क्या होंगे, युवा खुश हो जाएंगे कि नौकरी किसी को नहीं मिली, सिर्फ एमपी के बच्चे को। अरे भैया, तो नौकरी जब तुम निकालोगे नहीं तो नौकरी मिलेगी कहाँ से। मुद्दा तो ये है ना कि वैकेंसी निकाल कहाँ रहे तुम, क्योंकि आपने 2011 में शिक्षक भर्ती निकाली थी, 2011 में निकालने के बाद आपने शिक्षक भर्ती कब निकाली, 2018 में। 2011 में जो शिक्षक भर्ती थी, इसमें कोई जो एस्पिरेंट है वो 1 या 2 नंबर से चूक गए, नौकरी नहीं पा पाए किसी कारण बस से। अगर वो इंतज़ार करे कि भाई अगले नहीं तो 2 साल बाद तो कुछ निकलेगा ही, तो इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते करते उसको हो गया 7 साल, ओवर एज हो गया। ओवर एज होने के साथ साथ भैया कहाँ तक हैं, घर वाले भी कहाँ तक वेट करें, शादी करवा दी, बच्चे हो गए, घर पे हैं लोग, कोई
काम नहीं है, अब बैठे हैं, जो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं है तो बेरोज़गारी का आलम है। कोई किसानों की हालत बुरी तरीके से एकदम बर्बाद है, फांसी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सामने आ रहा है कि 40 जो हमारे IITs हैं इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अच्छी बात है, कर दो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून कुछ भी तो करो। आपको क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन करने में माहिर हैं, प्राइवेटाइजेशन करने में माहिर हैं, लेकिन जो फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इन सब में क्या है, स्कूल और कॉलेजेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन बनी हुई है, वक्त एकदम कोरोना में थर्ड नंबर पे भारत चल रहा है, बढ़िया टॉप पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सकता है कुछ दिनों में फर्स्ट पे भी आ जाए, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है सभी चीज़ों का सबसे रद्दी है, कोई सब कुछ अच्छी तरीक़े से नहीं हो रहा, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी एक दिन में कम से कम 50 केसेस आज ही आए हैं। तो क्या करें, बेरोज़गारी का आलम देखिए, तैयारी कर कर के क्या है, माँ बाप से बच्चा जाता है कि सिर्फ 1 साल के लिए आप हमको बाहर भेज तो 1 साल में नौकरी लेके मैं वापस आ जाऊँगा। 1 साल उसने तैयारी की, एग्ज़ाम जैसे तैसे आया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद अब उसका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका वेट करने की, इसका वो वेट कर रहा है 4 साल। इतने में घर की कंडीशन हो गई ख़राब। घर की कंडीशन ख़राब होने के बाद अब क्या करता है स्टूडेंट, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो क्या करता है, सुसाइड जैसे केसेस आते हैं इसी कंडीशन में, क्योंकि वो बंदा फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता, कुछ करने की कगार पे नहीं होता, कि बोलता है मेरा जीवन ख़त्म है, अब कुछ होना है नहीं है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है सभी लोग से कि जो अपना कैंपेन है ये सिर्फ SSC रेलवे इसके लिए बस नहीं है, ये UPSC हो गया, UP PSC हो गया, MP PSC हो गया, बिहार PSC हो गया, सब कुछ हो गया। बिहार दरोगा के लिए आप बात कर लो, बिहार दरोगा के लिए क्या है कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो वहाँ पे क्या हुआ, दरोगा की वैकेंसी निकाल दी। जो पिछले 4 साल की वैकेंसी थी वो अभी क्लियर हुई नहीं है और नई वैकेंसी निकल गई। भैया जब इतनी वो है तो पहले वो तो क्लियर कर दो, फिर आगे की वैकेंसी निकालो। लेकिन नहीं, वैकेंसी निकाल देंगे, क्लियर कुछ करना नहीं, क्योंकि वादे ही तो करने हैं ना। अच्छी बात है, वादे इधर हो गए। तो ऐसा है भैया कि पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि अब क्या है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि हम लोग थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जो हमारा कैंपेन चल रहा है आज SSC रेलवे बैंक के लिए चल रहा है, कल के लिए हम MP PSC, UP PSC, बिहार PSC दरोगा सबके लिए मिलजुल के यही सबके लिए कैंपेन हम लोग जारी रखेंगे, यही ट्रेंड करेंगे। तो कम से कम बहरी सरकार की आँखों में कुछ तो जाएगा, बहरे कानों में कुछ तो सुनाई देगा उनको कि युवा आखिर बोल क्या रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि युवाओं का देश है भारत, युवाओं का देश है। युवा चाहेगा ना तो हिला के रख देगा, आपकी जड़ों को हिला के रख देगा। यहाँ आपकी सरकार तो क्या, पूरे भारत, पूरे इंडिया को हिला के रख देगा। जब इसका खून खौलेगा ना तो आप सोच भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किस दिशा में जाएंगे और किस तरीके से आप लुढ़क के जाएंगे। आप वादे करिए, आप जितने वादे कर रहे हैं, जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम से कम उनको तो क्लियरिटी करिए, टाइम टू टाइम करिए। अब 2011 में SSC की 16,000 वैकेंसी निकला करती थी, ठीक है, और 2018 तक आते आते कितनी बची हैं, 8,000। मतलब सीधे सीधे नौकरियां खप रही हैं। IBPS है, इसमें भी यही कंडीशन है। अब कितना आ रही है इसमें, 4,000, कितनी आती थी 10,000 वगैरह, इसमें 2, 4,000, 3,000, 2,000 ऐसी वैकेंसी आ रही। कोई वैकेंसी है ना दो ना, इससे अच्छा तो यही बोल दो कि हमारे पास नहीं है। अब जो जा रहा है उसकी भी नौकरी आप छीन रहे, बेरोज़गार आप दे नहीं रहे हैं। तो ऐसा है कि बहरी सरकार के कानों में हम लोग को क्या है, आवाज़ डालनी है। कैंपेन जारी रखेंगे और किसी भी हालात में हम लोग ये कैंपेन रोकेंगे नहीं। और इसी तरीके से हम आपके साथ हैं, सबको ही आपके साथ है। टीचर्स अपने जितने भी हैं सबको, ये राकेश यादव सर, अभिनय सर, ठीक है, गगन प्रताप सर, जितने भी सर हैं सब लोग अपने साथ हैं और सब लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं। और अपन लोग को भी हौसला बना के रखना है और आगे बढ़ना है। तो इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग कैंपेन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। और अंतिम में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सुना है तेरे हौसलों के आगे, सुना है तेरे हौसलों के आगे जाते हैं सब हार, सुना है तेरे हौसलों के आगे जाते हैं सब हार। ए युवा अब क्यों नहीं लड़ता, ये युवा अब क्यों नहीं लड़ता बेरोज़गारी से एक बार। तो
इसी उत्साह उमंग के साथ जोश बनाए रखिए। तो नमस्कार।